हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जो पुनर्एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह कर का भुगतान करना, यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो वह है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, यह महान्यायवादी का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो वह है कि सरकारी बंध पत्र की बिक्री, यह सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि बजट घाटा क्या है? तो बजट घाटा जो है वह राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता है। अगला प्रश्न है कि राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय यह दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो वह सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो वो था 1940 में। यानी 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने एक मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो वह है सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। ये क्या है? तो क्रमशः यानी बैंगनी के लिए FV, हरा के लिए FG और लाल रंगों के लिए जो फोकस दूरी है वो FR है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें आप देखिएगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बैंगनी का जो फोकस दूरी है वो कम रहेगा लाल के अपेक्षा, यानी सबसे अधिक किसका? तो लाल की फोकस दूरी अधिक रहेगा। अगला प्रश्न है, आपको 3 प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध क्या है? R है। इसके कितने महत्व संयोजन किए जा सकते हैं जिसके हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो सके? तो वह 4, यानी इसके हर बार जो है वह 4 महत्तम संयोजन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या होगा? तो वैद्युत विभव जो है उस स्थिति में उतना ही रहता है जितना सतह पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? तो वह है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैद्युत हीटर का हीटर तार
किस प्रकार के पदार्थ का बना होना चाहिए? तो विद्युत हीटर का जो हीटर तार है वह उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक का बना होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? तो प्रतिबिंब जो है वो केंद्र से बाहर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि सौर पैनल में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो सौर पैनल को सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो वो 1942 में किया गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? तो 1942 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो वो खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो वो है गुजरात। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो वह अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? तो दोनों सदनों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। तो वो क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। तो ये राज्यसभा में सीटों के अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है वह लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीवन संरक्षण वन्य जीवन संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन है कि CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। यह कथन सही है। अगला कथन है कि कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। यह भी कथन सही है। और यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो वह है कि बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है। अगला प्रश्न है बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। अगला प्रश्न है
कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उसका पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है मोनोमर क्रेपोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसे नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन उभयधर्मी है? तो SnO2 उभयधर्मी है। अगला प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया में क्या होता है? तो ये जो अभिक्रिया है इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में कौन से बंधन होते हैं? तो एक त्रिबंधन या द्विबंधीय होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो वह है कि पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना ये बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो COOH जो है वह क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दूसरा RCOR जो है वह कीटोन है और तीसरा COOR जो है वह एस्टर है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि डॉबेराइन ने 3 तत्वों को किस प्रकार एक त्रिक में व्यवस्थित किया? तो डॉबेराइन ने उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे युग्मनज कहा जाता है। यानी निषेचन के बाद जब गैमेट या युग्मक जब मिलता है नर और मादा का, तो उस समय युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो वह होती है लेह में, यानी यह पड़ता है लद्दाख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो वह है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला प्रश्न है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस तट के रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कोंकण तट के रूप में। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन 2 राज्यों को शहरों को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? तो उसका संगीत निर्देशक है MS किरावनी। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था राजस्थान में। अगला प्रश्न है वर्तमान में 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो वह हैं फिलोमेन यांग। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नीलगिरी तहर पर्यवेक्षण जो है वह प्रारंभ हुआ है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान
हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो वो RBI द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में गठित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योति की ऊतक जो है पादपों में, वह कोशिका विभाजन में सक्षम है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वह है सेंट्रियोल, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो यह है अनुवांशिक रोग का उदाहरण, यानी हीमोफीलिया जो है वह अनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाली पदार्थ हिपैरिन जो है निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? यानी हिपैरिन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है? तो उसका उत्सर्जन वैसोफिल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? यानी जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन है? तो वह है विटामिन B1। अगला प्रश्न है कि मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो वह करता है मल द्वार, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य गुहिका मानव के किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो मुख्य गुहिका जो है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन निम्न में से किसकी मदद से होता है? तो होता है प्लेटलेट्स की कणिकाओं की मदद से। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।